गाइस, इमेजिन करो, 4000 साल पहले भी हमारे देश में ऐसे सिटीज थे जो प्लानिंग, ड्रेनेज और इंजीनियरिंग में आज के स्टैंडर्ड्स को भी टफ कंपटीशन दे दें। और ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये है सिंधु सरस्वती सभ्यता की रियल स्टोरी। तो चलिए आज टाइम मशीन ऑन करते हैं और चलते हैं भारत के फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन की तरफ। सिंधु सरस्वती सभ्यता सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का ढेर नहीं है, ये भारत के पहले शहरीकरण की वो सॉलिड फाउंडेशन है जिसने हमारे एग्जिस्टेंस को एक नई आइडेंटिटी दी। ये गौरवशाली स्टोरी हमें उस समय में ले जाती है जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया की फर्टाइल लैंड और स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स ने एक ऐसे सोसाइटी को जन्म दिया जो थिंकिंग और टेक्नोलॉजी में अपने टाइम से बहुत आगे था। ये हमारे इतिहास का वो गोल्डन चैप्टर है जहाँ डिसिप्लिन और इनोवेशन का नेक्स्ट लेवल कॉम्बो देखने को मिलता है। हिस्ट्री हमेशा किसी बड़े बदलाव से शुरू होती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बदलाव आया प्लैन्ड सिटीज़ के रूप में, जिन्होंने इंसानी जीवन को केव्स के डार्कनेस से निकालकर ऑर्गेनाइज सिटीज़ की चमक तक पहुंचा दिया। ये सेक्शन हमें सिविलाइजेशन के कोर प्रिंसिपल्स और वर्ल्ड लेवल पर इसकी यूनिकनेस से परिचित कराएगा। नमस्कार, आज हम टाइम के उन ब्लर्ड विंडोज़ को साफ करेंगे जहां से हमारी असली कहानी शेप होती है। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। गुजरात के धोलावीरा में खड़ी ये मैसिव वॉल्स, ये उस एरा की गूंज है जो आज से करीब 4000 साल पहले भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट की तरह सिक्योर थीं। और बच्चों, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग ब्रिलियंस के लाइव प्रूफ हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इंडिया की अर्बन ट्रेडिशन कितनी प्राचीन और कितनी स्ट्रॉन्ग रही है। अब समझते हैं सिविलाइजेशन आखिर होती क्या है। सिविलाइजेशन का मतलब सिर्फ ब्रिक्स का घर खड़ा करना नहीं है, ये एक बड़ा बदलाव है। गुफाओं के अनसर्टन लाइफ से निकलकर शहरों के ऑर्गेनाइज सिस्टम तक जाना। एक ट्रू सिविलाइजेशन 7 पिलर्स पर स्टैंड करती है: ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, मजबूत ट्रेड सिस्टम, उच्च कृषि प्रोडक्टिविटी, कुशल शिल्प कौशल, राइटिंग सिस्टम, शेयर्ड कल्चर। जब इंसान ने इन 7 क्राइटेरिया को एक साथ कनेक्ट किया, तभी एक एडवांस सोसाइटी बनी जिसने हिस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दी। अब जरा थिंक करो, क्या खेतों में ग्रेन सरप्लस यानी एक्स्ट्रा फूड के बिना ये ह्यूज सिटीज एग्जिस्ट कर सकते थे? शायद नहीं, क्योंकि जब पेट भरा हो तभी इंसान हायर काम सोचता है, जैसे क्राफ्ट्स, प्लानिंग, राइटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक और सुपर इंटरेस्टिंग सवाल, क्या राइटिंग सिस्टम के बिना बड़े लेवल पर ट्रेड पॉसिबल था? अगर आप उस टाइम के व्यापारी होते तो बिना स्क्रिप्ट के हिसाब किताब कैसे रखते? तो ये सोचने वाली बात है कि इन 7 फीचर्स में से आपको सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक कौन सा लगता है। जब वर्ल्ड की दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशंस ग्रो कर रही थी, उस समय इंडिया की ये सिविलाइजेशन भी पीक ग्लोरी पर थी। इसके रूट्स लगभग 6000 बीपी यानी आज से 6000 साल पहले से शुरू होती हैं और 2600 से 1900 बीसीई के बीच इसने मैच्योरिटी अचीव की। इसी मैच्योर फेज को हम कहते हैं इंडियाज़ फर्स्ट अर्बनाइजेशन। और ध्यान रहे, ये मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सिविलाइजेशंस के पैरेलल एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन प्लानिंग और स्केल में ये कई बार उनसे भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखाई देती है। यही वो टाइम था जब इंडिया ने ग्लोबल लेवल पर अपनी प्रेजेंस एक अर्बन पावर की तरह मार्क की थी। रिवर्स सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, ये सिविलाइजेशंस की लाइफलाइन होती हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया का यूनिक ज्योग्राफी और रिच वाटर सिस्टम वही मेन बेस था जिसने इस रीजन को एग्रीकल्चर हेवन और ट्रेड रूट हब बनाया। इन रिवर्स के फ्लो ने बिखरे हुए कम्युनिटीज़ को कनेक्ट करके एक ग्रेट सिविलाइजेशन का फॉर्म दिया। अब हमारी स्टोरी शुरू होती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के उन प्लेन से जहां माइटी इंडस रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ फ्लो करती है। हिमालय से निकलने वाली ये ह्यूज रिवर अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी और ज़मीन को इतना रिच बना देती थी कि फार्मिंग ईजी हो जाती थी। और जब फूड सिक्योरिटी बढ़ी तो लोग खाना बदोश लाइफ छोड़कर परमानेंट बस्तियों में सेटल होने लगे। यही है वो सो व्हाट फैक्टर। फूड सरप्लस ने ही लोगों को सिटीज़ बिल्ड करने की मोटिवेशन दी। इंडस के पैरेलल एक और सेक्रेड रिवर बहती थी, सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को माउंटेन से सी तक बहने वाली पावरफुल रिवर बताया गया है। आज के ज्योग्राफी में इसे हम घग्गर हाकरा कहते हैं, जो अब एक सीजनल स्ट्रीम रह गई है।
अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस सिविलाइजेशन के मेजॉरिटी साइट्स इन दोनों रिवर्स के दोआब एरिया में बसे थे, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना ज़्यादा मीनिंगफुल और एक्यूरेट है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में माइंड ब्लोइंग है। लगभग 3500 BCE बस्तियां मोस्टली छोटे एग्रीकल्चर विलेजेस थे, जहां घास मिट्टी वाले कच्चे घर होते थे। लेकिन व्यापार की शक्ति से ये विलेजेस ग्रो करने लगे और फिर 2600 BCE के गोल्डन फेज तक आते आते ये सिटीज बन गई, पक्की ईंटों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और वेल मैनेज्ड मार्केट्स वाले मेगा सिटीज। ये ग्रोथ दिखाता है कि कैसे सरप्लस प्रोडक्शन ने सोसाइटी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया। अब बात करते हैं सिविलाइजेशन के नाम की, और इसका भी एक इंटरेस्टिंग पुरातात्विक कारण है। जब 1920-21 में पहली बार खुदाई स्टार्ट हुई, सबसे पहले साइट मिली हड़प्पा। आर्कियोलॉजी के रूल के हिसाब से पहली खोजी गई साइट के नाम पर पूरी सिविलाइजेशन का नाम रखा जाता है, इसलिए इसे कहा गया हड़प्पा सभ्यता, और इसके पीपल कहलाए हड़प्पा वासी। लेकिन क्योंकि इसकी रूट सिंधु और सरस्वती रिवर्स के किनारे थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। अब इस मैप के रेड डॉट्स को ध्यान से देखिए। नॉर्थ में हड़प्पा से लेकर ईस्ट में राखीगढ़ी, राजस्थान में कालीबंगा, सिंध में मोहनजोदाड़ो और साउथ में गुजरात का धौलावीरा, इनका फैलाव किसी भी समकालीन सभ्यता से कहीं बड़ा था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इतनी दूरी होने और नेचर बैरियर्स होने के बावजूद इन सिटीज़ का पैटर्न और लेआउट बहुत सिमिलर था। इसका मतलब इनके बीच स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल कनेक्शन रहा होगा। चलो अब नॉलेज टेस्ट करते हैं। धौलावीरा आज के गुजरात में है, हड़प्पा है पंजाब पाकिस्तान में, कालीबंगा है राजस्थान में, मोहनजोदाड़ो है सिंध पाकिस्तान में, राखीगढ़ी है हरियाणा में। ये मैप हमें क्लियरली बताता है कि हमारी रूट्स कितनी दूर तक फैली हुई हैं। इन सिटीज़ का निर्माण एक्सीडेंटल नहीं था, ये फुल्ली प्लान्ड थे। हड़प्पन सिटीज़ ग्रिड सिस्टम के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, जहां रूट्स एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती थीं। कालीबंगा और धौलावीरा के अवशेषों में हमें वाइड स्ट्रेट रोड्स दिखती हैं, जो चारों डायरेक्शंस में परफेक्टली ओपन होती थीं। घर बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ, यानी मिट्टी को फायर में पकाकर स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स बनाई गई, और इन ईंटों की क्वालिटी इतनी प्रीमियम थी कि हजारों साल के बाद भी ये स्ट्रक्चर सर्वाइव कर गए। हड़प्पा के शहरों में एक क्लियर हायरार्की थी। सिक्योरिटी के लिए पूरा सिटी फोर्टिफाइड था, यानी वॉल से प्रोटेक्टेड था। सिटी का अपर रेज्ड पार्ट कहलाता था ऊपरी नगर या सिटाडेल, जहां संभवतः शासक वर्ग या पुजारी रहते थे, और नीचे फैला एरिया कहलाता था निचला नगर या लोअर टाउन, जहां शिल्पकारों और व्यापारियों का आवास था। और यहाँ विशाल अनाज के गोदाम भी मिले हैं, जो दिखाते हैं कि हड़प्पावासी फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए कितने स्मार्ट थे। खुदाई में हमें डिफरेंट साइजेस के घर मिले, जो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये है, घर छोटा हो या बड़ा, ब्रिक्स की क्वालिटी सबके लिए सेम थी। ब्रिक्स की स्ट्रेंथ और बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स की यूनिफॉर्मिटी ये प्रूव करती है कि हड़प्पन्स के लिए इंजीनियरिंग रूल्स सबके लिए इक्वल थे। मोहनजोदाड़ो के सेंटर में स्थित ये ह्यूज टैंक है ग्रेट बाथ। ये करीब 12x7 मीटर्स का रेजर्वॉयर था, और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी इसकी वाटरप्रूफिंग। ब्रिक्स के ऊपर बिट्यूमिन यानी कोल तार की लेयर लगाई गई थी, ताकि वाटर सीप न हो। इसके अंदर उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी, पास में चेंजिंग रूम्स के निशान हैं, और वाटर सप्लाई के लिए कुआं भी था। हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसका यूज कम्युनिटी बाथ या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता होगा। हड़प्पावासी क्लेनलीनेस के सच में फैन थे। उस एंशिएंट टाइम में भी हर घर में प्राइवेट बाथरूम होता था। गंदे पानी स्ट्रीट्स के नीचे बनी ईंटों की नालियों में जाता था, और ये नालियां कवर्ड थीं, यानी ऊपर से ढकी हुई, ताकि स्मेल और बीमारियां न फैलें। ये सिस्टम उस टाइम के यूरोप और मेसोपोटामिया से भी कई सेंचुरीज आगे था। गुजरात के कच्छ रीजन में पानी की कमी हमेशा चैलेंज रहा है, लेकिन हड़प्पा वासियों ने इसका सोल्यूशन निकाला, वाटर हार्वेस्टिंग। उन्होंने रॉक को काटकर एक विशाल जलाशय बनाया, जो करीब 73 मीटर्स लंबा था। इसमें बारिश का पानी स्टोर किया जाता था। ये प्राचीन दुनिया की सबसे इम्प्रेसिव वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स में से एक है, और आज भी हमें पानी बचाने की सीख देती है। अब जरा इवैल्यूएट कीजिए,
इतने बड़े जलाशय, किले और शहर बनाने में हजारों स्किल्ड वर्कर्स लगे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस कौन देता था? क्या कोई सेंट्रल किंग था या फिर हर सिटी की अपनी काउंसिल थी? और सबसे इम्पॉर्टेंट, वर्कर्स को पेमेंट कैसे मिलती थी? हिस्टोरियंस का लॉजिक है कि उस टाइम करेंसी की जगह मजदूरी भोजन या अनाज में दिए जाते होंगे। अब सोचो, क्या आपको अनाज के बदले मजदूर वाली सिस्टम फेयर लगती है? हड़प्पा अर्थव्यवस्था डाइवर्स फार्मिंग पर बेस्ड थी और इसमें फसलों के साथ साथ एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट भी था, कपास, कॉटन। उनकी उपजाऊ मिट्टी ने उनकी प्लेट को समृद्ध बना दिया। मेन फूड आइटम्स थे गेहूं, जौ, दालें, सफ़ेद चना, तिल और वो राइस यानी धान और बाजरा का भी यूज़ करते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा ग्लोबल कंट्रीब्यूशन था कपास। वे दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन की फार्मिंग करके कॉटन क्लॉथ्स बनाने की शुरुआत की। हड़प्पा की खेती के सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर था हल। वो जमीन जोतने के लिए हल यूज करते थे और उस टाइम के रियल हल लकड़ी के बने होते थे, इसलिए समय के साथ वो सड़ गए और आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिले। लेकिन हमें मिला है एक मिट्टी का बना खिलौना हल, और ये प्रूव है कि हड़प्पन्स इस टेक्नोलॉजी से बहुत फेमिलियर थे। खेती में मदद के लिए एनिमल्स भी यूज होते थे, जैसे बैल और ऊंट। अब ये सुनकर आप अमेज्ड हो जाओगे, हड़प्पन्स की किचन आज की इंडियन किचन से काफ़ी सिमिलर थी। साइंटिफिक एनालिसिस में उनके बर्तनों से हल्दी और अदरक जैसे मसालों के ट्रेसेस मिले हैं। उनकी डाइट में केले जैसे फल और मांस मछली भी इंक्लूडेड थे। ये डाइवर्सिटी बताती है कि वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं खाते थे, उनके पास टेस्ट और न्यूट्रिशन की रिच अंडरस्टैंडिंग थी। तो स्टूडेंट्स, सिंधु सरस्वती सभ्यता हमें ये सिखाती है कि डिसिप्लिन, स्मार्ट प्लानिंग और नेचर रिसोर्सेज का रिस्पेक्ट ही किसी भी ग्रेट नेशन की प्रोग्रेस का रास्ता बनाते हैं। ये गौरवशाली लेगेसी आज भी हमारी ब्लड लाइन और कल्चर में फ्लो करती है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल हिस्ट्री चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।